अथर्व ने अदिति के पेरेंट्स से कहा कि वो अदिति को अपने साथ ले जाना चाहता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताना चाहता है कि वो और अदिति पहले से ही इंगेज है, ताकि कोई भी उनसे यह सवाल ना पूछ सके कि इन फोटोज की सच्चाई क्या है। अगर अथर्व ने एक बार ये बोल दिया कि वह दोनों पहले से ही इंगेज है, तो किसी को भी इन फोटो से कोई समस्या नहीं होगी। एक कपल की ऐसे एक दूसरे के नज़दीक होने या साथ घूमने फिरने से किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता, और वैसे भी ये उनकी पर्सनल लाइफ है, तो किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। अथर्व चाहता तो सबको सच्चाई बता सकता था कि ये फोटो गलत एंगल से लिए गए हैं, पर उसे सफाई देने से ज़्यादा बेहतर लोगों को अपना फैसला सुनाने लगा कि अदिति उसकी होने वाली पत्नी और उसकी पत्नी के नज़दीक जाने का पूरा हक है उसे। अदिति के माँ बाप को भी अथर्व का फैसला सही लगा, तो उन्होंने भी अदिति को साथ जाने के लिए परमिशन दे दी। वहीं अदिति को प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से ही डर लग रहा था। उसने कभी ऐसा कुछ प्रेस नहीं किया था। उसके चेहरे पर आए घबराहट के भाव देखकर अथर्व के उससे कहा, अदिति रिलैक्स, मैं सब हैंडल कर लूँगा, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है तो तैयार हो जाओ। जब अब अदिति के लिए एक नई समस्या ने मुंह उठा लिया, जो हर लड़की की यूनिवर्सल समस्या है, वो भी हर रोज़ की। क्या पहनूं? उसने अदिति को अपने साथ आने के इशारा किया और 10 मिनट बाद उसके रूम की हालत देखने लायक थी। हर तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे और उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। अदिति ने भी अपना सीट पीट लिया था। अदिति की मम्मी ने उसके पापा को एक तरफ बुलाया और कहा कि उन्हें अथर्व को कुछ तो शगुन देना चाहिए। आखिर वो पहली बार घर आया है, इसलिए अदिति के पापा कुछ शगुन का सामान लेने के लिए मार्केट चले गए और उनकी मम्मी रसोई में जाकर कुछ खाने का बनाने चली गई। अथर्व बरामदे में बैठा अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कुंज ने अरेंजमेंट करके फिर किसी को और वो एक सब संभालने के लिए बोल दिया था। अथर्व शायद उसी से बात कर रहा था, तभी एक गार्ड ने आकर उसे कुछ सामान दिया। अथर्व ने उसे देखकर उससे सामान लेते हुए पूछा, ये क्या है? गार्ड ने मुस्कुरा कर कहा, सर ये अर्जुन सर ने भिजवाया है, आप बात कर लीजिए उनसे। अथर्व ने तुरंत अर्जुन को फ़ोन किया तो उसे फ़ोन पर अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई दी, सामान मिल गया बेटा। अथर्व ने पैकेट की तरफ देखते हुए अपनी मॉम से पूछा, क्या है इसमें मॉम? आनंदी जी ने मुस्कुराकर कहा, इसमें मेरी बहू का शगुन है। मैं तो आज आ नहीं पाऊंगी और तुम्हारी दादी वो आना चाहती थी, पर अर्जुन ने मना कर दिया कि वो परेशान हो जाएगी, तो आज बस कुछ नॉर्मल सा सामान है, कुछ कपड़े और सुहाग का सामान, साथ ही 2 रिंग है तुम दोनों के लिए। अथर्व अपनी माँ की दूरदर्शी सोचकर हैरान हो गया, कैसे उन्होंने इतने कम समय में ये सब सोचा और अरेंज कर दिया। पर वो फिर कुछ सोचते हुए बोला, पर मॉम रिंग्स क्यों? आनंदी जी ने अथर्व को हल्के से झिड़कते हुए कहा, हाँ मीडिया के सामने जाओगे कि पहले से इंगेज हो और हाथ में रिंग भी नहीं होगी, तो सबको फिर से बातें बनाने का मौका लग जाएगा। और अब बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मेरे बहू बेटे के बारे में गलत बोले। एक तो मुझे आते ही तुम दोनों की नज़र उतारनी है, तो बिना कोई सवाल किए रिंग पहन लेना। अथर्व ने जल्दी से अपनी मॉम से कहा, मॉम पर आप लोगों के बिना नहीं। मॉम आनंदी जी अपने बेटे की बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, एक काम करना, आज तुम लोग खुद से अपनी अपनी रिंग पहन लेना, फिर रिंग सेरेमनी वाले दिन एक दूसरे को पहना देना। अच्छा, अब अदिति की मम्मी से मेरी बात करवा, मुझे उनको सामान के बारे में बताना है और फिर फ्लाइट भी टेक ऑफ करने वाली है। अथर्व ने अदिति की मम्मी से अपनी मॉम की बात करवाई। दोनों ने पहले एक दूसरे के हाल चाल पूछे, मुबारकबाद दी और फिर आनंदी जी ने उन्हें शगुन के बारे में बताया। अदिति की मम्मी ने भी उन्हें बताया कि अदिति के पापा शगुन का सामान लेने गए हैं। दोनों ने ही फ़ोन पर सिर्फ ज़रूरी बातें की और बाकी बातें मिलने के बाद करने को बोला। अदिति की मम्मी ने अथर्व को उसका फ़ोन वापस देते हुए कहा, बेटा आपके घर से और कोई तो है नहीं, तो ये सामान अदिति को आप ही दे दो।
अथर्व ने ज़्यादा दिमाग न चलाते हुए सिर्फ जी बोलकर सहमति दे दी तो उन्होंने उसे अपने साथ अदिति के कमरे की तरफ चलने को कहा। पर कमरा तो इस वक्त कमरा कम और धोबी घाट ज़्यादा लग रहा था। हर तरफ कपड़े फैले हुए थे। अथर्व अपने होने वाली सास के साथ कमरे के बाहर पहुंचा तो उसे अदिति की आवाज़ सुनाई दी, जो अदिति को लगभग डांटते हुए कह रही थी, दी बस बहुत हुआ। आपने अब अगर एक कपड़ा भी इधर उधर किया तो मैं आपके सारे कपड़े उठाकर डस्टबिन में फेंक दूंगी और फिर इन पहने हुए कपड़ों को ही पहन कर जाना। अदिति ने अब रोने जैसी शक्ल बनाकर अदिति से कहा, अदिति यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अथर्व इतने बड़े खानदान का लड़का है, ऊपर से मेरी पूरी मीडिया होगी वहाँ, पता नहीं मैं उनके साथ कैसे लगूंगी। वो कितना स्मार्ट है, उसका स्टाइल, उसके कपड़े, ये कहकर वो मायूस होकर बेड पर बैठ गई। अथर्व अदिति की मासूमियत भरी बातें सुनकर मुस्कुरा उठा, लेकिन वो इस वक्त कुछ न कहते हुए अंदर आकर अदिति के सामने खड़ा हो गया। अथर्व को देखकर अदिति भी अपनी जगह पर खड़ी हो गई तो उसकी मम्मी ने उसे अपना दुपट्टा सिर पर रखने को कहा ताकि अथर्व उसे शगुन दे सके। अदिति ने तुरंत अपनी माँ के कहे का सम्मान करते हुए दुपट्टा सिर पर लिया तो अथर्व ने पहले उसे बैठने का इशारा किया और उसके बैठते ही सारा सामान उसकी गोद में रख दिया और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर हंसते हुए बोला, सदा सुहागन रहो। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और अथर्व ने फिर अदिति से कहा, इस बैग में तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अदिति ने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व ने उससे कहा, मॉम ने कहा है कि अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो इसमें जो सूट है वो पहन लेना। अदिति ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा तो अथर्व का दिल धड़क उठा। पर अदिति की मम्मी ने सामान से अंगूठियां निकाली और दोनों को अपनी अपनी रिंग पकड़ा दी। हालांकि दोनों को ही खुद से रिंग पहनना अच्छा नहीं लग रहा, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और पहन ली। फिर अथर्व उसे तैयार होने को बोलकर बाहर चला गया। अदिति के पापा के आने पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अथर्व को भी शगुन दिया और अदिति की मम्मी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा आप कितने बड़े लोग जितने बड़े लोग नहीं हैं हम, तो बस इतना। अथर्व ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, ये सब बड़े छोटे वाले बातें आप मेरे पेरेंट्स के साथ कर लीजिएगा, वो शायद आपको बेहतर समझा सके। मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये सब सुनकर। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आप अदिति के पेरेंट्स हैं और अब मेरे भी। अर्जुन प्लेन में बैठा अपनी ही सोच में गुम था। उसे अथर्व के लिए बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन दिल का एक कोना सनशाइन की याद में ही डूबा हुआ था। सनशाइन को अपने दिल की बात बताऊंगा तो वो तो खुशी से पागल हो जाएगी, लेकिन क्या मैं उसकी फैमिली को नहीं, मैं उस परिवार से रिश्ता नहीं बना पाऊंगा। पर क्या सनशाइन ये बात मानकर मेरे साथ रहेगी? जिस तरह की लड़की वो है, उसके ऐसे शर्तों के साथ रिश्ते निभाने के लिए मानना नामुमकिन है। मुझे इस बारे में कुछ तो सोचना होगा, उसके परिवार के बारे में पता लगाना होगा। वहाँ सब तेजवीर जैसे जानवर है या कोई इंसान भी है, लेकिन वहाँ एक एंजल जरूर है, मेरी सनशाइन, जो सबसे अलग, जिसे मैं बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाला हूँ। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी जो उसे बहुत ही दिलकश बना रही थी। अर्जुन को बंद आंखों से ही एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है और वो ये तो जानता था कि उसकी सनशाइन नहीं है, किसी और की गहरी नज़रें उसे खुद पर बर्दाश्त नहीं थी। तो उसने आंखें खोलकर अपनी नज़रें घुमाई तो देखा कि एक एयर होस्टेस उसे ही देख रही थी और अर्जुन से नज़रें मिलते ही उस एयर होस्टेस ने एक बड़ी ही ज़बरदस्त स्माइल पास की। अर्जुन भी उसे देखकर दिलचस्प तरीके से मुस्कुराया और उसने अपनी सीट के ऊपर लगा बटन दबा दिया। वो एयर होस्टेस तुरंत चलकर उसके पास आई और बहुत ही मीठी सी आवाज़ में उससे कहा, हाउ मे आई हेल्प यू सर। कोई और दिन होता तो अर्जुन उस एयर होस्टेस को नौकरी से निकलवा देता, लेकिन आज अर्जुन का मूड बहुत अच्छा था। अपनी सनशाइन को उसने आज पहली बार हक किया था। अब तक उसका एहसास अर्जुन को अपने बदन पर महसूस हो रहा था। तो अर्जुन ने एयर होस्टेस को मुस्कुराते हुए देखा और उससे कहा, सॉरी स्वीट हार्ट, आई हैव ए वाइफ एंड आई लव हर। एयर होस्टेस ने पहले अर्जुन को हैरानी से देखा, पर फिर वो वहाँ से झेपते हुए चली गई और अर्जुन ने फिर से मुस्कुराते अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने सिक्योरिटी पर्पज के लिए प्लेन की पूरी बिजनेस क्लास को अपनी फैमिली के लिए बुक कर लिया था, तो उनके अलावा वहाँ सिर्फ क्रू मेंबर्स थे। कुछ देर बाद आनंदी जी उसके पास आई और
उससे अथर्व की शादी के बारे में बात करने लगी। उन्होंने कुछ सोचते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, नितिच्छा से तो तू शादी नहीं करने वाला बेटा, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब तुझे भी अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए? मुझे अब मेरे घर में 2 बहुएं चाहिए। अर्जुन ने अपनी मॉम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बहुत ही प्यार से उनसे कहा, रिलैक्स मॉम, एक बार एक मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद आपको आपकी दूसरी बहू से भी मिलवा दूंगा। आनंदी जी ने उससे कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भाइयों की शादी एक साथ हो। अर्जुन ने उनसे फिर से कहा, मॉम, आप जो चाहते हो वह जरूर होगा। अगर अदिति के पेरेंट्स को कुछ वक्त रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आप अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश साथ में करेंगे। आनंदी जी यह सुनकर बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ अग्रिमा कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो अर्जुन से तकरीबन 2 घंटे पहले निकल चुकी थी। इस वक्त वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक बेंच पर अपना सिर झुकाए बैठी थी और उसके मामा जी उसके पास खड़े थे। दोनों के चेहरे के भाव बता रहे थे कि उनके पास कोई अच्छी खबर नहीं है। कुछ बहुत गलत या तो हो चुका है या होने वाला है। अग्रिमा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो गुस्से से लाल थी। ये पहली बार था जब अग्रिमा गुस्से में थी, और वो भी इतनी ज़्यादा कि मानो सामने वाले को आंखों से ही जलाकर भस्म कर देगी। उसने खुद पर काबू रखने के लिए बेंच की सीट को बहुत जोर से पकड़ रखा था। जैसे ही डॉक्टर उसकी माँ के कमरे से बाहर आए, सुभाष जी उस और बढ़ गए। अग्रिमा ने भी हलचल महसूस करके उनकी तरफ देखा और खुद तेजी से जाकर डॉक्टर के सामने खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, सुना था डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और यहाँ तो डॉक्टर ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सामने खड़े सीनियर डॉक्टर ने अग्रिमा को शांत करते हुए कहा, अग्रिमा, शांत हो जाओ, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक कोई सबूत नहीं मिलता तब तक हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पहले हमें इसकी जांच पड़ताल करनी होगी। अग्रिमा का गुस्सा आज हमने अपने चरम सीमा पर था। आपको जो करना है कीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर उसने अपने मामा जी से कहा, मामा जी, अब आप माँ के पास से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटेंगे। मैं पुलिस स्टेशन जाकर आती हूँ। अग्रिमा की पुलिस स्टेशन जाने के बाद सुनकर उस सीनियर डॉक्टर ने अग्रिमा को अपने हॉस्पिटल की साख का हवाला देते हुए कहा, अग्रिमा, अगर तुम पुलिस स्टेशन जाओगी तो हमारे हॉस्पिटल की बहुत बदनामी होगी। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दो। जो भी गुनहगार होगा उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। उसके बाद तुम पुलिस स्टेशन में शिकायत कर देना। लेकिन पहले बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि गुनहगार है कौन। और वैसे भी कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर पुलिस को देखकर वह पहले ही चौकन्ना ना हो जाए। सुभाष जी ने भी डॉक्टर की बात को समझते हुए अग्रिमा से कहा, अमू प्लीज़ बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ। एक बार डॉक्टर साहब को अपनी जांच पड़ताल करने दो, उसके बाद हम अपना एक्शन ले लेंगे। और मुझे भी लगता है कि तब तक हम दोनों को संचिता के पास ही रुकना चाहिए। अग्रिमा वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी माँ के कमरे में चली गई, जहां उसकी माँ इस वक्त बेहोश बेड पर लेटी थी। अग्रिमा की आंखों में अब गुस्से की जगह नमी ने ले ली थी और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। भगवान ने तो आज मुझे मेरी माँ लौटा दी थी, पर मैं ही आपको संभाल कर नहीं रख पाई। माँ, मुझे नहीं पता किसने आपकी दवाइयाँ बदली है, किसने आपको ठीक होने के बावजूद इस हालत में पहुँचा दिया है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। अथर्व ने अदिति को आवाज़ लगाते हुए कहा कि अदिति को बुला दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम होने वाला है। 5 मिनट बाद अदिति बाहर आई तो अथर्व की निगाहें उस पर ही टिक गई। गहरे गुलाबी रंग के गाउन में वो बिल्कुल ताज़ा खिला हुआ गुलाब लग रही थी। अथर्व ने उसे देखकर मन ही मन कहा, चेरी। वहीं अदिति को अथर्व के सामने ऐसे आने पर शर्म आ रही थी, और अब यूं अथर्व के अपलक देखने से वो शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। अदिति ने जब दोनों को यूं देखा तो उसने शरारत से अपना गला साफ किया, तो दोनों ने खुद को संभाला। और अथर्व ने जब अदिति को चलने को कहा, दोनों बाहर आए तो गार्ड तब तक गाड़ी लेकर आ गया था। अथर्व ने अपने लिए कभी भी किसी गार्ड्स को गाड़ी का दरवाज़ा खोलने नहीं दिया, लेकिन आज उसने खुद आगे बढ़कर अदिति के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो अदिति और सब गार्ड उसे हैरानी से देखने लगे। अथर्व की नज़र हैरान खड़ी अदिति पर पड़ी तो उसने सवाल में
भवे उचका दी। वहीं अदिति के लिए अथर्व का यूं गाड़ी का दरवाज़ा खोलना अविश्वसनीय था। अथर्व की आवाज़ लगाने पर वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और अथर्व दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठने के लिए गया तो गार्ड ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। अथर्व ने गार्ड को देखते हुए कहा, मना किया है ना तुम्हें? गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, सर आपने भी तो मैम के लिए दरवाज़ा खोला। अथर्व ने अब उस गार्ड को घूरा और कहा, हाँ तो वो मेरी होने वाली बीवी है। अब तू अपना बता, तुझे भी कोई रिश्ता रखना है क्या मुझसे? अथर्व की बात सुनकर गार्ड हंसते हुए बोला, सर आपने अपनी स्वामिनी के लिए दरवाज़ा खोला और मैंने अपने स्वामी के लिए। अदिति गाड़ी में बैठते हुए अथर्व और उस गार्ड की बातें सुन रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आई हुई थी। अथर्व ने गाड़ी में बैठते हुए एक बार अदिति की तरफ देखा और फिर अपना फ़ोन निकालकर उस मैनेजर से बात करने लगा जो कॉन्फ्रेंस की तैयारियां देख रहा था। अर्जुन भी अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ पहुंच गया था, लेकिन वो एयरपोर्ट से ही सीधे अपनी ऑफिस के लिए निकल गया और बाकी सबको उसने घर भेज दिया। ऑफिस जाकर उसने एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड की और फिर अथर्व से बात की तो वो कॉन्फ्रेंस में पहुंचने वाला था। अर्जुन ने उससे अपने आने के लिए पूछा तो अथर्व ने उससे कहा, मैं संभाल लूँगा, तू अपना काम देख ले। अग्रिमा अपनी माँ के बेड के पास बैठी थी और सुभाष जी वहीं सोफे पर मायूस बैठे थे। अग्रिमा ने बहुत देर बाद अब अपने मामा जी से पूछा, मामा जी जो कुछ माँ ने आज बताया क्या वो आपको पहले से पता था? सुभाष जी ने अग्रिमा को देखते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। मैं और राजवीर शुरू से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन तेजवीर उससे मेरी कभी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। पर वो अजय सिंह यानी अर्जुन के पिता के साथ तेजवीर की अच्छी दोस्ती थी। तेजवीर अजय से उम्र में थोड़ा छोटा जरूर था, पर काम के सिलसिले में दोनों की मुलाकात होती रहती थी और बस ऐसे ही वो दोस्त बन गए थे। तेजवीर के बारे में अजय से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, पर उससे पूछना इस परिवार के दर्द को रेदने के बराबर है। उसके अलावा तेजवीर बस तुम्हारी माँ संचिता के ही करीब था। अग्रिमा ने उनकी बात को ध्यान से सुनते हुए पूछा, और ये नरेश कौन है जिसे चाचू ने मारा था? कहीं चाचू के गायब होने के पीछे इसी नरेश का हाथ तो नहीं? सुभाष जी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, मुझे तो इस नाम से कोई याद नहीं आ रहा और ना ही उस वक्त ऐसी कोई बात सामने आई थी कि तेजवीर ने किसी लड़के को बहुत बुरी तरह मारा हो। ये भी बस अजय को ही पता हो सकता है। अग्रिमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने मायूसी से कहा, चाचू पता नहीं क्यों चले गए और कहाँ गए। अगर उनसे कुछ गलत हो भी गया था तो उसकी जिम्मेदारी लेते, अपनी गलती मानते और उसका प्रायश्चित करते। सुभाष जी ने कुछ सोचते हुए कहा, वो भागने वालों में से नहीं था अमू, गरम दिमाग का तो था। सब उसे परेशानियों से बचा कर रहने को कहते, लेकिन वो अगर किसी से झगड़ा या मारपीट करता तो आखिर तक वहीं रहता। उसके दोस्त कहते कि तू चला जा, पुलिस आ जाएगी तो समस्या हो जाएगी, लेकिन वो कहता कि चाहे वो किसी का खून क्यों न कर दे, भागेगा तो कभी नहीं। पर पता नहीं उस दिन उसके दिमाग पर क्या पत्थर पड़े। अगर वो उस दिन अनुपमा को अपना लेता तो शायद वक्त के साथ उसका गुनाह भी माफ़ हो जाता। अग्रिमा ने अफसोस के साथ कहा, वो गुनाह किसी माफ़ी के लायक नहीं था मामा जी, वो सिर्फ सज़ा के योग्य था। पर चाचू ने एक लड़की की ज़िंदगी खराब करके और फिर वहाँ से भागकर उस लड़की से सज़ा देने का हक भी छीन लिया। वो लोग बातें कर रहे थे कि उस सीनियर डॉक्टर ने अग्रिमा को फ़ोन करके अपने केबिन में बुलाया तो अग्रिमा अपने मामा जी को बोलकर उनसे मिलने चली गई। प्रताप ग्रुप के ही एक होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। सारा मीडिया लगभग आ चुका था और सब अथर्व का वेट कर रहे थे। तभी अथर्व अदिति का हाथ थाम में आता हुआ नजर आया तो सब पिक्चर क्लिक करने लगे। ये देखकर अदिति थोड़ी असहज हुई तो अथर्व ने उसके हाथ को हल्के से दबाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा और उसे पल के झपकाकर शांत रहने को कहा। अथर्व शांत से चलते हुए वहां बने स्टेज पर आया और उसने वहां लगी चेयर में एक चेयर पुल की और फिर अदिति को बैठने का इशारा किया। अदिति के मन में बस इतना ही आया, अभी तक तो मैं अथर्व को सिर्फ पसंद करती थी, पर अगर इसका जेस्चर इतना ही स्वीट और रोमांटिक रहा तो मुझे आज ही इससे प्यार हो जाएगा। अथर्व खुद भी आकर बैठ गया तो
तो उसने सबको देखते हुए कहा, हेलो एवरीवन, इससे पहले कि आप लोग कोई सवाल पूछे मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये बोलकर उसने अदिति का हाथ पकड़कर अपने सामने रखी टेबल पर रखा और कहा, मीट माई ब्यूटीफुल प्रियंसी अदिति मेहरा, जो बहुत जल्द अदिति अथर्व प्रताप सिंह होगी। यह कहकर उसने अदिति के हाथ को हल्का सा चूम लिया, जिस पर हैरान होकर उसने अथर्व को देखा, जो सामने गंभीरता और तल्लीनता से सबसे बात कर रहा था और कह रहा था, और अब एक सीरियस बात, अगर आप लोगों को मेरी और अदिति की फ़ोटो चाहिए थे तो आप मुझसे कॉन्फ्रेंस करते, मैं आपको अच्छी फ़ोटोज़ देता, लेकिन जिससे ने भी बिना मेरी इजाज़त के भी मेरी और मंगेतर की फ़ोटो पब्लिश की और साथ ही हमारी इमेज ख़राब की, उनसे मेरा वकील बात कर लेगा। एक्चुअली मेरा वकील नहीं, अर्जुन का वकील। लेकिन इन सब में अदिति के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अदिति अथर्व प्रताप सिंह, हाय कितने अच्छा लग रहा है मुझे तो इस लड़के से प्यार होने लगा है। उसके ख्यालों से अनजान उसके बाद अथर्व ने कुछ सवालों के जवाब दिए, जिसमें उसने सबको बताया कि उसकी और अदिति की सगाई कुछ वक्त पहले सिर्फ दोनों परिवारों के बीच हो चुकी है और अब आइंदा से किसी ने उसकी मंगेतर या फैमिली के बारे में कुछ भी गलत या झूठ पब्लिश किया तो उसे अथर्व के उस रूप का सामना करना पड़ेगा जो किसी को पसंद नहीं आएगा। अथर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एक रिपोर्टर ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या आप दोनों प्लीज़ कोई पोज देंगे ताकि आपकी अच्छी फ़ोटो भी आज के इंटरव्यू के साथ दिखाई जा सके। अब अथर्व को मना करना ठीक नहीं लगा तो उसने खड़े होते हुए अदिति की तरफ हाथ बढ़ाया तो अदिति ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। एक तरफ खड़े होकर उसने अदिति के कंधे से हाथ लपेटकर उसे अपने नज़दीक किया और धीरे से उसके कान में कहा, होल्ड मी, आई एम श्योर वुड बी हस्बैंड। अदिति ने धीरे से अपना एक हाथ उसके सीने पर रख दिया तो अथर्व के लिए भी मानो वक्त थम सा गया हो। उसने एक लंबी सांस लेकर थूक से अपने सूखते गले को तर किया और फिर रिपोर्टर की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगा। वहीं अदिति की नज़रें अथर्व के चेहरे पर रुक सी गई थी। एक सुंदर सी फोटो कल के अखबारों की शोभा बढ़ाने वाली थी। वहां से निकलकर वो दोनों गाड़ियों में बैठ गया और अदिति के घर की तरफ जाने लगे ताकि वो अदिति को घर छोड़ सके। अथर्व की मॉम ने उसे फ़ोन करके उससे कुछ बात की। फिर अथर्व ने अदिति को बताया कि कल शाम वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उसके घर आएगा ऑफिशियली रिश्ता पक्का करने, जिस पर अदिति ने भी अपनी सहमति जता दी। वहीं अग्रिमा डॉक्टर के केबिन में बैठी एक सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, जिसमें उसे एक अनजान व्यक्ति डॉक्टर का कोट पहने और मास्क लगाए उसकी मां के रूम में जाता दिख रहा था। वो आदमी अस्पताल के स्टाफ में से नहीं था और वहां का स्टाफ उसे जानता भी नहीं था। अब अग्रिमा के पुलिस को बताना ठीक लग रहा था। उस सीनियर डॉक्टर ने जब सब कुछ मैनेजमेंट को बताया तो उन्हें भी अपने हॉस्पिटल की बदनामी की चिंता सताने लगी। अगर कल प्रिंट हॉस्पिटल का ही कोई स्टाफ होता तो वो उसे खुद सजा दे देते, लेकिन इस अनजान इंसान को पकड़ने के लिए पुलिस की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। सीनियर डॉक्टर ने जब मैनेजमेंट कमेटी को यह बताया कि अग्रिमा डॉक्टर अदिति की दोस्त है और ये वही डॉक्टर है जिसकी अथर्व के साथ सगाई की न्यूज आ रही है, तो उन्होंने अदिति को बुलाने की सोची ताकि अग्रिमा से बात की जा सके और मामले को अस्पताल के भीतर ही निपटाया जा सके। उन्होंने अदिति को फ़ोन किया जो उस समय अथर्व के साथ गाड़ी में थी और जब उसे सब कुछ बताया गया तो अदिति को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर वह संजीदा जी को छोड़कर नहीं जाती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनके कमरे में बिना इजाज़त दाखिल होकर उन्हें कोई गलत दवाई देता। फ़ोन पर बात करने के बाद उसने साथ बैठे अथर्व से कहा, अथर्व मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो, कुछ बहुत ज़रूरी काम है। अथर्व ने अदिति से उसकी ज़रूरी काम के बारे में पूछना चाहा, मगर उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा और वो बात करने लगा। फ़ोन अर्जुन का था वो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानना चाहता था। हालांकि उसे कुंज ने बता दिया था कि सब ठीक ठाक हो गया है, लेकिन फिर भी उसे एक बार अथर्व के मुंह से जानना था। अर्जुन ने उससे ये भी कहा कि वो कुछ देर में घर जा रहा है और साथ ही उसने अथर्व को भी आने को कहा,
क्योंकि वो चाहता था कि दोनों भाई एक साथ अपने दादू दादी को सब कुछ बताए और समझाए। अथर्व के फ़ोन कटने तक वो अदिति से इसकी इमरजेंसी के बारे में पूछना भूल गया और कुछ नॉर्मल बातें करने लगा। हॉस्पिटल पहुंचने पर अदिति ने उसे बाय कहा और कार से बाहर जाने लगी तो अथर्व ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, 1 मिनट। फिर उसने ड्राइवर और गार्ड को कार से बाहर जाने को बोला तो अदिति उसे देखने लगी। अब गाड़ी में वो दोनों अकेले थे और दोनों की ही धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थी। अथर्व ने हिम्मत करके उसका हाथ तो पकड़ लिया था पर अब आगे उसके मुंह से कुछ नहीं फूट रहे थे। कुछ पल बाद उसने खुद को संयत करते हुए अदिति से पूछा, अदिति मुझे तुमसे कुछ पूछना है और वो सब मैं सबकी मौजूदगी में नहीं पूछ सकता था। अदिति ने अपनी नज़रों में सवाल लेकर अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व ने उसकी आंखों में झांकते हुए उससे पूछा, तुम खुश हो ना इस शादी से, इस रिश्ते से? अदिति अथर्व की सर्द आवाज़ को सुनकर उसे देखते हुए उतनी ही संजीदगी से बोली, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था ना कि क्या मेरे साथ शादी करने से तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। आज मैं तुमसे पूछती हूँ कि क्या तुमसे शादी होने की खबर मुझे खुश नहीं होना चाहिए? अथर्व के होठों पर मुस्कुराहट खेल गई पर एक बार फिर वो सीरियस होते हुए बोला, अदिति शब्दों के खेल हम बाद में खेल लेंगे। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमसे अभी किसी जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा लेकिन तुम्हारे मुंह से साफ साफ सुनना चाहता हूँ, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? अदिति ने खुश होकर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ और शायद बहुत लकी भी। अथर्व ने इतना सुनते ही खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, आज थोड़ा बिजी हूँ और शायद कल भी फिर तुमसे मिलकर बहुत सी बातें करनी है। अब जाओ तुम भी अपना काम खत्म कर लो। ये बोलकर वो अदिति से दूर हो गया और अदिति उसके एहसासों से घिरी हुई एक स्वचालित मशीन की तरह हॉस्पिटल के अंदर चली गई। अर्जुन बस अभी मीटिंग से फ्री हुआ तो वो अपने केबिन में बैठा था और उसके सामने एक कॉफ़ी का मग रखा था पर अर्जुन किसी सोच में डूबा उस कॉफ़ी मग को घूर रहा था। उसके ख्याल भटक रहे थे, कभी सनशाइन पर तो कभी अनुपमा जी पर। साथ ही उसे अपने दादू और दादी की चिंता भी थी क्योंकि जिन लोगों का पर्दाफाश मैं करने वाला था उनमें से एक उनका जमाई और दूसरा उनका भाई है। यद्यपि संग्राम जी ने उनका कोई खून का रिश्ता तो नहीं था पर फिर भी संग्राम जी भी उसके दादा के दोस्त थे और उनके बेटे की सच्चाई, दरअसल कड़वी सच्चाई सबके सामने लाने में अर्जुन को अब अपने परिवार की चिंता भी सता रही थी। वो जानता था कि चोट पर वक्त सहते मरहम लगा देना चाहिए वरना वो नासूर बन जाता है और ये चोट तो पहले ही नासूर बन चुकी थी। इसलिए अर्जुन ने देरी न करने का फैसला कर लिया था पर यह फैसला कितना दर्द भरा होने वाला था ये तो उसे वक्त ही बताने वाला था। कुछ देर बाद वो बिना कॉफ़ी पिए ऑफिस से निकल गया और अब उसकी गाड़ियाँ सौम्या के घर के सामने खड़ी थी।